नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आपको याद होगा अभी हाल ही में मायावती के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया था कि ना तो वो एनडीए और ना ही इंडिया, यानी कि दोनों ही गठबंधन के साथ वो नहीं जाएंगी बल्कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। ये कहते ही बिल्कुल कयासों का बाजार जो है वो गर्म हो गया, या फिर उस बात पर मोहर लग गई जो ये लगातार कहा जाता रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम करती हैं, या फिर वो सीबीईडी से इस कदर डरी हुई हैं कि वो चाहकर भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी या फिर आखिरी वक्त तक इंतजार करेंगी। लेकिन आपको याद होगा कि उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट तक कह दिया था। लेकिन अखिलेश यादव ने राजनीतिक परिपक्वता का की एक मिसाल देते हुए जब उनसे मीडिया ने ये सवाल किया कि मायावती ने आपको गिरगिट कहा, आप इस पर क्या कहेंगे, तो सुनिए आप अखिलेश यादव ने क्या कहा। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। तो अभी आपने सुना, यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा राजनीतिक दाव यहाँ पर चल दिया है। बहुत ही उन्होंने राजनीतिक परिपक्वता की एक मिसाल पेश की है। इतनी बड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मायावती ने उन्हें बोली और उनको गिरगिट तक कहा, तो उन्होंने कहा कि हमने तो 2019 में जब गठबंधन हुआ था तो हमारा तो ये एक तरह से ख्वाब था कि उनको हम प्रधानमंत्री बनता देखें। पीडीए की उन्होंने यहाँ बात की, दलित समाज की उन्होंने बात की, आदि आबादी की यहाँ पर उन्होंने बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने ताकि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। तो यहां पर पूरी तरीके से जो राजनीतिक बिसात है उस पर एक नई चाल चल दी है यहाँ पर अखिलेश यादव ने, और रास्ते पूरे खोल दिए हैं। अब देखना यह होगा कि मायावती की तरफ से क्या इसको लेकर कोई जवाब आता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर दबाव की भी बात की है। और मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ से एक निजी चैनल के एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि अखिलेश यादव ने कहा है कि दबाव में आकर मायावती ने दरअसल एनडीए या फिर इंडिया का साथ देने का, खासतौर पे इंडिया गठबंधन के साथ नहीं वो आई हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए, अखिलेश यादव ने ये माना तो कि उनका दबदबा है, यानी कि योगी आदित्यनाथ का दबदबा है। आपको पता है कि ईबी सीबीआई से लगातार मायावती डरती रही, और यही वजह है कि शायद वो इंडिया गठबंधन का अगर साथ भी देना चाहे खुलकर तो उस तरह से वो साथ नहीं आ पा रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव के इस दाव से, अखिलेश यादव की इस राजनीतिक समझबूझ से क्या कुछ बदल सकता है, और उन अटकलों को भी लगातार इसमें विराम लगा जो मायावती और अखिलेश यादव को लेकर लगातार खबरें प्लान हो रही थी, या फिर ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव दूरी बना रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन में, क्योंकि दोनों दल जो हैं, और सीट शेयरिंग को लेकर आज मीटिंग भी हो रही है। तो इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है, तमाम पार्टियां इसको लेकर बात कर रही हैं। लेकिन 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं 2014 की अगर बात करती हूं तो समाजवादी पार्टी को 22.5% वोट मिले थे, और वही 2019 में 18.1% वोट उसको मिला था। बीएसपी की बात करें तो 19.8% उसको वोट मिला था,
और 2019 में उसको 19.4% उसको वोट मिला था। कांग्रेस को 7.5 2014 में और 2019 में 6.4। तो ये मैं आंकड़े इसलिए आपको बता रही हूँ, ये आपके लिए जानना जरूरी है कि बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। कुछ ना करते हुए भी जो उनको वोट परसेंटेज मिलता है, जो उनको सीट मिलती है, वो जाहिर सी बात है बताती है कि अभी भी राजनीतिक तौर पर, हालांकि वो अस्तित्व की लड़ाई अपनी जरूर लड़ रही है, लेकिन उनका जो कोर वोट बैंक है वो कितना महत्वपूर्ण है। और अगर कांग्रेस, एसपी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का उत्तर प्रदेश में, तो पूरी तस्वीर ही बदल सकती है और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। जो वहां पर वो बड़े बड़े नारे दे रही है, आपको याद होगा कि चुनाव चिन्ह जो कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का है, उसको बनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने 400 पार की बात की थी, अभी कल की ही बात है। तो ये 400 पार का जो ख्वाब है ये तभी पूरा हो सकता है जब उनको पैन इंडिया यानी कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ सब जगह से उनको सीटें मिले। और ऐसे में उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है उनको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा है जो कि हार्ड हिंदुत्व का चेहरा है, और उस पर एक बार फिर से दाव चलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। इन्हीं तमाम बातों पर हम बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, कैसे देखा जाए अखिलेश यादव के इस बयान को, कितना महत्वपूर्ण है इनका ये बयान, कि आगे आने वाले वक्त में तस्वीर बदल सकती है। क्या हमें इंतजार करना चाहिए कि 2024 लोकसभा इलेक्शन की आचार संहिता से पहले क्या मायावती कोई बड़ा स्टैंड ले सकती हैं? क्या मायावती अभी किसी दबाव में है और इसीलिए वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आ रही हैं? इस पर बात करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर उनको लेकर आइए, उनका तारुफ पहले मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 खास मेहमानों को। मेरे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, जाना माना चेहरा, सीनियर जर्नलिस्ट। विवेक देशपांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत प्रकाश जी आपसे मैं करना चाहूंगी। एक तरफ हमने देखा मायावती ने गिरगिट तक बना दिया अखिलेश यादव को, लेकिन अखिलेश यादव ने राजनीतिक परिपक्वता का एक मिसाल देते हुए बड़ी बात यहां पर बोली है कि हम तो उनको पीएम बनता देखना चाहते थे और वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है, दबाव है उनके ऊपर। आखिर किस दबाव की बात वो कर रहे हैं और उनके इस बयान से क्या कुछ बदल सकता है? बुशरा जी, अखिलेश यादव ने एक साथ कई सारी बातें कही और इस तरह कही कि उनका लक्ष्य भी पूरा हो जाए और उसका दुरुपयोग, उनकी बातों का दुरुपयोग भी ना हो। उन्होंने जब कहा कि हम तो एक ऐसी शख्स को, जो पिछली जाति का रहा हो, सैकड़ों हजारों साल से शोषित रहा हो, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे थे। उन्होंने मायावती जी का नाम नहीं लिया, इशारा भर किया कि मायावती जी आप हमारे बारे में चाहे जो भी कहें, लेकिन हमारे इरादे बहुत नेक हैं। दूसरी बात उन्होंने बहुत शालीनता से कही कि पता नहीं क्या दबाव है उन पर, यानी उन्होंने मायावती जी और उनके भतीजे द्वारा किए जा रहे कथित भ्रष्टाचार की तरफ भी इशारा कर दिया कि देखिए इस कारण वो दबी हुई हैं। तीसरी बात जो ब्रैकेट में समझी जा सकती है वो ये कि मायावती जी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी और वादा था कि 2.5 साल तक वो सीएम रहेंगी, 2.5 साल तक बीजेपी का व्यक्ति रहेगा। लेकिन जब उनका 2.5 साल पूरा हो गया तो वो उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। यानी इस तरह से उन्होंने बीजेपी को भी अपने रंग दिखाए हैं, लेकिन फिर भी मायावती जी बीजेपी के साथ जाने को आतुर रखती हैं। तो मुझे लगता है इसके पीछे कोई दबाव होगा या उनकी कोई तात्कालिक रणनीति होगी। मुझे नहीं लगता कि मायावती जी कोई बहुत लंबी रेस खेलने के लिए आई हैं। वो डर्बी रेस की खिलाड़ी नहीं है राजनीति में, डर्बी रेस उनको पसंद नहीं है। उन्हें तात्कालिक फायदा चाहिए, अभी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन्हें नहीं लगता कि भविष्य में, निकट भविष्य में उनकी राजनीति कोई बहुत अच्छी रहने वाली है। जनता का समर्थन उन्हें है। और इस सब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक मौका मिल गया ये बात कहने के लिए कि देखिए, जब अखिलेश जी और मायावती जी साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे, दोनों पार्टियां साथ में लड़ी थी, समाजवादी पार्टी और बसपा, तब भी हमें बहुत ज्यादा सीटें मिली थी। लगभग 90% सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में, शायद 74 सीटों की बात उन्होंने कही। तो उनका कहने का मतलब यह है कि बीजेपी अपने दांव खेलेगी, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन
अखिलेश यादव ने निश्चित एक बड़ी परिपक्वता का परिचय दिया है। इसके पहले भी देखिए, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में समझौता हुआ था विधानसभा चुनाव के दौरान और कांग्रेस को अपेक्षित सीटें नहीं मिली थी, तब भी उन्होंने अपनी जुबान पर अंकुश रखा था और कोई ऐसी वैसी बात उन्होंने नहीं कही थी। सबसे लगता है कि अखिलेश यादव में दो चीजें हैं। एक तो वे राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हैं और दूसरी बात यह कि वे दीर्घकालिक राजनीति, बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं। तात्कालिक रूप से सरकार बनाना उनका लक्ष्य नहीं है। जिस तरह से वो इंडिया गठबंधन में भी सक्रिय हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं, दूसरों को स्पेस दे रहे हैं, उससे लगता है कि अखिलेश यादव लंबी रेस के घोड़े हैं। वे उस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। चूंकि उनकी उम्र भी कम है और वे लंबी दूरी की राजनीति करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। मायावती जी के रंग कई बार देख चुका है, अलग अलग जगह जाकर देख चुका है। जब मायावती जी के साथ डाक बंगले में या सर्किट हाउस में कांड हुआ था, जो अपराधी तत्व थे उनसे बचाने वाला शख्स जिस पार्टी का था, उस पार्टी के व्यक्ति को, बीजेपी के व्यक्ति को गोली मारी गई थी, लेकिन मायावती जी ने तब भी उनका साथ नहीं दिया। मतलब मायावती जी की अपेक्षा यह है कि आप हमारा साथ दीजिए, बस हम आपका साथ देंगे, ये बात नहीं लगती। जिस तरह से वे पार्टी चला रही हैं, उन्हें लगता है उसी तरह से वे देश की राजनीति में सक्रिय रहें, या इंडिया गठबंधन में या एनडीए में जाएं और वहां भी उसी तरह की राजनीति करें। तो ये बातें पुरानी हो गई हैं अब, क्योंकि एक तो इंडिया गठबंधन में बहुत परिपक्व लोग हैं और बीजेपी दूध की जली है, वो छाछ भी फूक फूक कर पी रही है। बुशरा जी। बिल्कुल। अनिल जी, आप कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव के इस बयान को? इसमें उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी साफ तौर पर नजर आती है। उन्होंने कोई दरवाजे बंद नहीं किए, ये भी साफ तौर पर नजर आता है, बल्कि दरवाजे उन्होंने खोले हैं, ये दिख रहा है। हालांकि इससे पहले अगर मैं बात करूं तो ये अखिलेश यादव की तरफ से जरूर कहा गया था कि अगर बीएसपी आती है तो फिर वो हम देखेंगे कि फिर आगे समाजवादी पार्टी को क्या करना है इंडिया गठबंधन के हवाले से। लेकिन आज के हालात की मजबूरी या जरूरत को देखते हुए उन्होंने बहुत सधा हुआ बयान दिया है। सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन सब कुछ कहते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ नहीं भी कहा है और सब कुछ कह भी दिया है। तो इसको कैसे देखते हैं, खासतौर पर इंडिया गठबंधन के हवाले से और उत्तर प्रदेश की राजनीति के हवाले से? यूपी की जो राजनीति है काफी जटिल है और हम लोग उनके एक बयान से कुछ ज्यादा निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो जो उन्होंने अभी जैसे अखिलेश की पार्टी जो है इसके खिलाफ थी कि इंडिया गठबंधन में वो आए मायावती, और उन्होंने उसका जमकर विरोध किया। कांग्रेस अभी भी कोशिश कर रही है कि मायावती इधर आए, उनके बयान के बाद भी, जो मेरी जानकारी है। तो ये जो वो कह रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड है मायावती के बारे में, वो दोनों में बहुत फर्क है। ये बात, इससे मैं सहमत हूं कि अखिलेश काफी सधे हुए बयान मतलब राजनीतिज्ञ है। कम से कम भाषाई फिसलन उनमें नहीं दिखाई देता। एक शालीन और जो सही मतलब समझिए कि उपयुक्त भाषा, जिसको एप्रोप्रिएट लैंग्वेज कहते हैं, उसमें वो बात करते हैं। तो इसीलिए वो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिक्स है वहां की, जो अनफोल्ड हो रही है, जो पॉलिटिक्स वहां चल रही है, उससे मैं जो देख रहा हूं कि मायावती इसके साथ, इंडिया गठबंधन के साथ लास्ट मोमेंट में जाए भी तो भी वो समाजवादी पार्टी के साथ कोई ट्रैक नहीं करेंगी। जो हालात है वो दोनों के आने के बहुत कम आसार हैं। और दूसरा, एक समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहती कि उनके साथ कोई अलायंस हो। दूसरा, तीसरी बात है कि कांग्रेस और सब बीएसपी का अंडरस्टैंडिंग या अलायंस कुछ होने की संभावना है। तो वहां मैं देख रहा हूं क्या कि जो उभर रही है राजनीति, उसमें कई पेच है, मतलब इंडिया गठबंधन के अंदर भी। अब अभी सीटों का बंटवारा को तो हम बाद में अगर मतलब डिस्कस करें, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि जो इक्वेशन है वो क्या है। अभी लेटेस्ट मैंने पढ़ा, मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं वो अखिलेश, वहां पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो जो विधानसभा के चुनाव के समय में जो रिपीट किया था वही काम कर रहे हैं। उनको वहां मध्य प्रदेश में तो उनका कोई स्टेक है नहीं ना, लेकिन अब वो इस चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं उसने भी बताया, लेकिन वहां क्यों दौरा कर रहे हैं?
तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है सीट के बंटवारे में। लेकिन जो स्थिति उभरी है जो नेशनल लेवल के हिसाब से, जो इक्वेशन उत्तर प्रदेश में भी प्रभावित करेगा, वो इक्वेशन ये है कि देश का जो मुसलमान जो अल्पसंख्यक तबका है वो निश्चित तौर पर बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को प्रायोरिटी दे रहा है। वो कहीं भी वैसे वो देगा, जो लोग जीतने वाले होंगे वो लोकल जो एंटी नॉन बीजेपी जो भी फोर्स हरा पाएगी उसके साथ जाएंगे। लेकिन उनका झुकाव जो है नेशनल लेवल पे पूरी तरह लोकसभा में तो संभव है होने तक वो देंगे कांग्रेस को वोट, इसके पूरे आसार हैं। मतलब ये आप रिजल्ट तेलंगाना, कर्नाटका, जेडीएस का आप उदाहरण ले सकती हैं कि जेडीएस शुरू काफी लंबे समय से वोकालिगा की लीडरशिप रही है कि, और जो उनके साथ जो वोट आता है वो जनरली अल्पसंख्यकों का वोट रहा है क्योंकि एक सेकुलर पार्टी रही है। ऐसा ही बीआरएस का था, बीआरएस भी को काफी अल्पसंख्यकों का समर्थन था, लेकिन दोनों पार्टियों को अल्पसंख्यकों ने डेजर्ट किया क्योंकि उनको लगा कि बीजेपी से फाइट करने वाली पार्टी कांग्रेस है। उत्तर प्रदेश में भी जो मैं देख रहा हूं कि ओवैसी वगैरह कोई फैक्टर नहीं चलेगा। इवन जो मतलब अखिलेश अगर बहुत ये करेंगे, मतलब कांग्रेस विरोध करेंगे तो उनका अल्पसंख्यक वोट खिसक सकता है। तो इस और अब अल्पसंख्यक अभी की स्थिति में मायावती का साथ तो नहीं देने वाला है। तो मायावती के साथ जो 12% वोट है अभी जो उनको मिला है विधानसभा में, वही वोट उनका अपना वोट अभी है उनके, वो मतलब ज्यादा से ज्यादा वो और कम होगा। अब ये भी है कि जो ये अपने मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके मैदान में आ जाने से और उनके प्रोजेक्शन उनका बढ़ जाने से दलितों के वोट में भी कांग्रेस की एक मतलब वो शेयर कर सकती है, उनका एक आधार बना है। तो इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग अभी उस पर कोई जंप नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है कि अगर अखिलेश की पार्टी और अखिलेश अगर जोरदार ढंग से अगर मेहनत करते, मायावती नहीं भी आती तो जो अलायंस वो बोल रहे हैं पीडीए अलायंस पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का, वो अलायंस वो बना सकते थे। लेकिन वो अलायंस अभी तक उनका मुकम्मल नहीं हुआ है। अल्पसंख्यक का भी झुकाव उधर है, कांग्रेस की तरफ है, और दलितों का तो अखिलेश की पार्टी में लगातार कम हुआ है। जो अलायंस उन्होंने पिछड़ों में जो अति पिछड़ों का अलायंस बनाया था नॉन यादव सेगमेंट का, वो अलायंस भी अभी पूरी तरह मजबूत नहीं है क्योंकि राजभर चले गए उनके साथ हटके, निषाद उधर दूसरी तरफ है और ये सारा कुछ है। तो अभी अखिलेश को ये जो सोशल इक्वेशन है उस पर काम करने की जरूरत है। मायावती के जाने से एक फायदा भी मैं देखता हूं इंडिया गठबंधन का, वो ये है कि दलितों का वोट ऐसा मत समझिए कि कम उनका मतलब जाटव उनके साथ है मायावती के साथ पूरी तरह, लेकिन बाकी वोट जो है उसमें डिवीजन भी होता रहा है। डिवीजन होता रहा है क्या कि बीजेपी को भी उसने वोट किया है, क्योंकि जो कांग्रेस का परसेंटेज अगर आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो इससे लगता है कि दलितों ने भी उनको वोट नहीं दिया। तो दलित का एक बड़ा परसेंटेज उधर भी जा रहा है। तो दलित वोट भी पूरी तरह यूनाइटेड है, ऐसा नहीं है उसका एक जाटव सेक्शन है। तो हमको लग रहा है क्या कि अभी जो सीटों का शेयरिंग का आज ही दिल्ली में चल रहा है, इस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। मुझको लग नहीं रहा है कि इतनी आसानी से सीटों का बंटवारा कर पाएंगे अखिलेश और कांग्रेस। तो कॉम्प्लिकेटेड है अभी ये। अगले चरण में मैं जरा और उसको एनालाइज करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी, पीडीए की बात की है अखिलेश यादव ने, हालांकि मायावती को लेकर जो बयान दिया है, जाहिर सी बात है इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि उन्होंने दरवाजे खुले रखे हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि वो एक सम्मान की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, तो दलित वोट बैंक को एक तरह से सम्मान देने की बात उन्होंने की जब वो मायावती की बात कर रहे हैं। तो उनकी नजर मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से ज्यादा क्या आपको लगता है जो उनका वोट बैंक है उस पर है, और इसीलिए उन्होंने इस तरह की एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है और इस तरह का बयान दिया है, एक समझदारी उन्होंने दिखाई है?
जी बुशरा जी, वो हो सकता है कि वो दलितों का वोट कौन नहीं चाहेगा। मतलब उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में अगर आप दलितों का वोट लेने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपके लिए तो लॉटरी जैसी बात है। तो वो चाहेंगे ज़रूर कि दलितों का वोट उनकी तरफ आए, लेकिन क्या वो इतनी आसान बात है? अ, अब मायावती के साथ में उनका जो अलायंस रहा उसमें भी मायावती ये कह रही है कि उनका अनुभव ठीक नहीं है। मतलब वोट ट्रांसफर ठीक से नहीं हुआ। वो उन्होंने स्टेटमेंट भी किया, कल जो उन्होंने बात की उसमें ये कहा भी है उन्होंने कि जब हम किसी के साथ अलायंस करते हैं तो हमको कम मिलता है और दूसरे को ज़्यादा मिलता है। ये भी उन्होंने बात कही। तो ये एक अनुभव उनका समाजवादी पार्टी के साथ में रहा है, ऐसा उनका कहना है। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं। क्या वो सारा जो दलित वोट जो उनको मिलता है वो बीजेपी को जाने की वजह से उनको कम उनका वोट शेयर कम हुआ है, या फिर समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर ढंग से उनकी तरफ नहीं हुआ है इसलिए उनका वोट शेयर कम हुआ है? ये बताना मुश्किल है। मैं उसका जानकार नहीं हूँ, लेकिन वो अपना अनुभव तो बता रही है कि हमें कम मिला है और दूसरों को ज्यादा मिला है। हमारा वोट ट्रांसफर पूरा हुआ है लेकिन उनकी तरफ से वोट ट्रांसफर हमारे तरफ पूरा नहीं हुआ है। इस तरह की एक कंप्लेंट भी उनके पास। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आइडियली तो यही होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और मायावती ये इकट्ठा आने चाहिए। वरना आप देखिए, इवन समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पर या फिर कांग्रेस के साथ में एक समझौता करके भी क्या मिलने वाला है समाजवादी पार्टी को? 30-32%, उससे थोड़ी काम चलता है। बीजेपी के साथ में अगर आपको लड़ना है उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, तो आपको आपके पास 40 से ऊपर परसेंटेज वोटों का होना जरूरी है। वो तभी बनता है जब ये तीनों पार्टियां इकट्ठा आती है। तो ये छोटे मोटे जो भी डिफरेंसेस है और जो भी पूर्वानुभव है, जो खट्टे मीठे जो भी प्रसंग आए होंगे इनके एसोसिएशन में, वो सारे भुलाकर इकट्ठा आकर एक साझा ताकत बनाने की बहुत जरूरत उत्तर प्रदेश में है। जैसे कि अनिल सिन्हा जी ने कहा, बहुत जटिल है स्थिति, वो सही बात है। सब कैटेगराइजेशन के तरफ जो बीजेपी ने ध्यान दिया है, और दलितों में भी उन्होंने सब कैटेगराइजेशन करके अति दलित जो है वो उनको अपनी तरफ किया है, ओबीसी अपनी तरफ किए है। तो बीजेपी ने जो एक सोशल इंजीनियरिंग किया है उसमें से सारे, अब मुसलमानों का तो एक अलग अपना ये है, वो हो सकता है कांग्रेस की तरफ आ जाए, ये भी हो सकता है समाजवादी की तरफ जाए या नहीं जाए मुझे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस की तरफ आ सकता है। अनिल सिन्हा जी ने जो कहा है वो सही है। वो टैक्टिकल वोटिंग अब की बार करेंगे क्योंकि उनके लिए तो बहुत, ये तो जीवन मरण का ही प्रश्न है। बीजेपी सत्ता में वापस ना आए, ये उनके लिए एक जीवन मरण का प्रश्न है। तो वो टैक्टिकली वोटिंग करेंगे, लेकिन उनको टैक्टिकली वोटिंग कराने के लिए उनके पास क्या कौन है लीडर जो सब सारे मुस्लिम समुदाय को इकट्ठा बांध के इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी बनाए और मुसलमानों से ये दरखास्त करे कि आप कांग्रेस को वोट कीजिए। तो ऐसा तो कुछ नहीं। दलित, जैसे दलित बटे हुए वैसे मुसलमान भी बटे हुए हैं, तो उनको इकट्ठा कौन लाएगा? तो इसलिए सारे तीनों ये पार्टियां इकट्ठा आए और जितना ज्यादा वो वोट बटोर सके सारे अलग अलग तबकों से, उतना अच्छा है। ये आज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कल क्या हुआ था और इलेक्शन के बाद क्या होगा, वो तो देखा जाएगा। कल क्या हुआ था ये आपने देखा है, उसको भुला देना बहुत जरूरी है। वरना आप कितना, समाजवादी पार्टी कितना परसेंट लेगी? 20%, 26%, उससे क्या होता है? तो तीनों को इकट्ठा आना बहुत जरूरी है ये समय के बाद। मुझे लगता है कि मायावती वक्त रहते बराबर इंडिया अलायंस के साथ चली जाएगी, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अब इस तरह की बयानबाजी, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है कि बीजेपी को इस मुगालते में रखे कि भाई देखिए आपस में तो लड़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, ये तो जीतने से रहे। मतलब इस तरह का कोई भाव उत्पन्न करे ऐसे बयानबाजी से, ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी है, लेकिन अंततः इकट्ठा आने में ही अपना फायदा है। ये ना समझने जितने ये बेवकूफ नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ। सारे होशियार पॉलिटिशियंस है, वो बराबर इस बात को समझेंगे और वक्त रहते ही एक समझदारी वाला एक अलायंस बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये करो या मरो वाली लड़ाई है, इसमें कहीं भी किसी भी तरह का एरर और पुराना बैगेज लेके साथ चलने के लिए कोई स्कोप नहीं है। मिश्रा जी, बिल्कुल। प्रकाश जी, तमाम पार्टियां ही अपने अस्तित्व की लड़ाई इस वक्त लड़ रही हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो रीजनल हो।
उन्हें पता है कि 2024 की बैटल अगर लड़ाई उनके हाथ से गई तो फिर उसके बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगने जा रहा है। यहाँ पर क्या आपको लगता है इन तमाम पार्टियों को अपने ईगो, अपनी विचारधारा, अपनी बहुत सारी चीजें, एक विचारधारा तो एक ये है कि एक बीजेपी की है और एक फिर अलग अलग पार्टियों की है, उन अलग अलग पार्टियों की आपस में विचारधारा में मतभेद हो सकता है लेकिन उस तरह से नहीं है कि वो साथ ना आ पाए। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, इस तरह की पार्टियां, इनको साथ में आना ही होगा, तभी जो लड़ाई है वो और मजबूती से लड़ी जाएगी। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, इसको नकारा नहीं जा सकता है। पूर्वोत्तर से लेकर साउथ की बात करें वहां बहुत कमजोर है बीजेपी, लेकिन नॉर्थ में इतनी मजबूत है ये भी नहीं नकारा जा सकता है। और राम मंदिर की सियासत पूरे तरीके से अपने पूरे चरम पर है फिलहाल। क्या आपको लगता है चंद्रशेखर भी इसमें कोई अहम रोल अदा कर सकते हैं? क्या उनका आना कुछ बदल सकता है? क्योंकि इसको लेकर भी बात हो रही है और कांग्रेस ये भी अच्छे से समझ रही है कि बीएसपी का आना इस इंडिया गठबंधन में कितना जरूरी है, इसीलिए बार बार वो सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाती है और कहीं ना कहीं अंदर खाने बातचीत भी होती है। बुशरा जी, एक छोटा सा उदाहरण मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव का दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में कम से कम 10 सीटें कांग्रेस ने खोई है क्योंकि सपा की सक्रियता रही, बसपा की सक्रियता रही। मायावती जी ने यहाँ मध्य प्रदेश में सभाएं की थी, अखिलेश यादव ने सभाएं की थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो जिले हैं, जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का भी महत्व है और बसपा का भी महत्व है, समर्थक काफी संख्या में। एक जमाने में मध्य प्रदेश में 12 सीटें बसपा की हुई थी विधानसभा में, लेकिन इस बार एक भी नहीं है। तो बसपा अपनी ताकत लगातार खो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर खो रही है, उत्तर प्रदेश में खो रही है और दूसरे राज्यों में खो रही है। मायावती जी अपने कारणों से, एक तो वे अपने अहंकारी बोल, मैं अहंकारी बोल ही कहूंगा, राजनीति में जैसे अहंकारी बोल कमलनाथ ने कहे थे कि कौन अखिलेश वकीलेश, उसका नतीजा देखने को मिला। मायावती जी भी अपने अहंकारी बोलों से और व्यंग्योक्तियों से बहुत ज्यादा तीखे बाण छोड़ती है अपने विरोधियों पर और कई बार अपने सहयोगियों पर भी। तो मायावती जी के उन बाणों को झेलना और फिर भी उनका साथ देना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, मायावती जी अभी अपना जोड़ गणित लगा रही है। उन्हें लगता है कि अगर वे एनडीए में जाती हैं तो क्या फायदा है और इंडिया गठबंधन में जाती हैं तो क्या फायदा है। उन्हें वे देख रही हैं कि वो तराजू में तोल रही है कि एनडीए कहाँ है और इंडिया गठबंधन कहाँ है, उनका फायदा किस चीज में है। उन्हें देश की व्यापक राजनीति में बहुत ज्यादा उनके सरोकार अब नहीं बचे। एक दौर रहा होगा जब वे प्रधानमंत्री पद का सपना देखती होंगी, लेकिन उन्हें अब इस बात का इल्म हो गया है कि प्रधानमंत्री तो क्या, वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है दोबारा, या वे अपने किसी व्यक्ति को बनवा दें तो बड़ी बात होगी। तो वे बहुत तोल मोल के बोल रही हैं और वे चाहती हैं कि किसी तरह लोग भड़कें ताकि बसपा को अलग जाने का रास्ता मिले, और वो इसी तरह के तंज सब लोगों पर कसती, कांग्रेस पर भी उनके तंज काफी तीखे रहे हैं। तो मायावती जी अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, ये तो कहने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, जानती हैं कि उनके साथ कितने लोग हैं और वे लोग लगातार कम हो रहे हैं, इस बात का भी उन्हें अंदाज है कि अब घटते घटते उनके वोटर लगातार घटते जा रहे हैं। क्योंकि मतदाता ये जरूर देखेगा कि जो लक्ष्य वो वोट के जरिए मायावती को देके पाना चाहते हैं, अगर वही लक्ष्य इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को अगर वोट देने से होता है तो वे उस तरफ झुक जाएंगे। तो एक तो उनके प्रतिबद्ध वोट बहुत कम बचे हैं, मायावती जी को इस बात का एहसास हो चुका है। ऐसे में उन्हें लगता है कि कैसे भी करके अपना वजूद दिखाया जाए, इससे बढ़ के उनकी कोई उपयोगिता भी है नहीं। क्योंकि हाथी या हाथ, ये बात तो अब पुरानी हो गई। अब तो जिस तरह उत्तर भारत में राम मंदिर को लेकर लहर चलाने की कोशिश है और अगले 3 महीने तक लोकसभा चुनाव तक इसी तरह का प्रचार होता रहेगा, हिंदी भाषी राज्यों से जहां बीजेपी की सरकारें हैं तीर्थ दर्शन यात्राएं होती रहेगी, लोगों को घुमाने ले जाया जाएगा। और अभी आप देखिए बीजेपी ने अलग अलग सेक्टर बना दिए अपने चुनाव के लिए, कहीं 5 सीटों के लिए, कहीं 4 सीटों के, वो उस हिसाब से गणित लगा रहे हैं।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मायावती और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अपने ही तालमेल की कोशिश में उलझे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मायावती जी हो या अखिलेश यादव हो, इन्हें विवादों से बचना चाहिए। निश्चित ही अपना हित देखना हर पार्टी के अध्यक्ष का काम है, पार्टी के नेता का काम है कि अपने हितों की रक्षा करें, लेकिन अपने हितों के लिए अगर व्यापक और दीर्घकालिक हितों की बलि देंगे तो वो ठीक बात नहीं होगी। बुशरा जी। जी अनिल जी, और अगर हम देखते हैं मायावती को, तो मायावती खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, सड़कों पर वो आना नहीं चाहती। उनसे पूछा गया तो कहा कि हर पार्टी की अलग अलग काम करने का तरीका होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक लोकतांत्रिक निजाम में अगर ये कहे कि वो सड़कों पे बिना उतरे उसको वोट मिल जाएगा और उसकी इसी तरह की राजनीति है, तो ये हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। और उसके बाद वो अगर ये कहती हुई नजर आती है सामने, और हमने देखा भी कि इन 10 सालों में जितना दलितों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार हुआ, हाथरस से लेकर उन्नाव से लेकर तमाम तरह के इंसिडेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं। कांग्रेस वहां पर हमने देखा बहुत एक्टिव उस तरह से नजर आई, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी सब लोग गए। तो वो जो दलित वोट बैंक है जिसके ऊपर नजर अभी हमने देखा अखिलेश यादव की भी नजर आई, इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। मायावती को तो लगता है वो तो उनकी जेब में है, लेकिन अगर वो मायावती से छिटकता है तो फिर वो कहां जा सकता है? क्या वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है, ऐसी कोई उम्मीद है, या फिर वो बीजेपी के पास ही जाएगा, या फिर अखिलेश जैसे नजर रखे हुए क्या उनके ऊपर भी कुछ परसेंटेज जा सकती है? एक तो मैं आपको एक चीज जो चेंज हुआ है पूरी पॉलिटिक्स में उसको अभी देखना चाहिए। अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट है उसको देखना चाहिए, मतलब पॉलिटिकली देखना चाहिए, उसमें ना जाए कि अखिलेश और ये वो जो डेवलपमेंट ये है जो अभी प्रकाश जी ने कहा कि वो राममय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक आइडियोलॉजी उन्होंने जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसको फोर फ्रंट पे ला करके कॉमनल मतलब हिंदुत्व मतलब हिंदू धर्म या अध्यात्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट वो कॉमनल पॉलिटिक्स को ले आए हैं फोर फ्रंट में। तो अब कोई आइडियोलॉजिकल जिसकी आप बात कर रही थी कि बाकी दलों में कोई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक आइडियोलॉजिकल जो कंसोलिडेशन है, ये एकता बनने की गुंजाइश उन्होंने दे दी है। अब तो सीधे हिंदुत्व से आपको फाइट करना है। इस मामले में चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, सब इसमें कोई उनको विचारधारा के तौर पर कोई प्रॉब्लम रह नहीं गया है। मतलब आपको सामने एक डायरेक्ट कॉमनल ये पॉलिटिक्स है। तो अब ये जो है कि इनके बीच में विचारधारा की कोई दिक्कत नहीं है। विचारधारा सिंपल है, हिंदुत्व का अटैक है, और हिंदुत्व का अटैक है शुद्ध हिंदुत्ववादी अटैक ही नहीं है। इसको आप अगर अंबेडकर के टर्म में कहेंगे तो ये मनुवादी अटैक है। तो इस अटैक के सामने जो पॉलिटिक्स आप कर रही हैं, चाहे मायावती या अखिलेश या जो अब जाति जनगणना के साथ जोड़ करके राहुल गांधी कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में अब कोई विचारधारा का कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है ईडी, सीबीआई और ये, और जो वो बोल रहे, आपने कहा क्या कि वो रोड पर नहीं आना चाहती हैं, रोड पे नहीं आ सकती हैं वो, ये तो साबित हो गया। आपने घटनाओं का जिक्र किया, अलग से दोहराने की जरूरत नहीं है। दलितों पर जितने अत्याचार इस रेजिम ने किए हैं, योगी आदित्यनाथ ने, अल्पसंख्यकों पर जिस तरह के अत्याचार किए हैं, आप देख रहे हैं कि बुलडोजर पॉलिटिक्स को हाईलाइट करते हैं, उसको अपना एक समझिए कि सिंबल बताते हैं। उसके बाद अगर मायावती ये कह रही हैं कि रोड पर आने की जरूरत नहीं है और उनको लग रहा है कि लोकतंत्र बचा हुआ है, तो इसका मतलब विचारधारा का कोई मतलब नहीं है। जो वो कहती है उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि वो जो उन्होंने संपत्ति अर्जित की है या जो भी किया है, मतलब मैं नहीं जानता कि क्या है, वो दूसरे लोगों ने भी की है, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि वो इस संपत्ति को बचाने के लिए या परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उनकी पॉलिटिक्स की जो का प्रभाव जिसको आप कहते हैं, उसका डिक्लाइन, पतन, वो वहीं से शुरू होता है। इसीलिए अब उनका स्कोप बहुत कम है। ये ईडी की मतलब के दबाव से या डर को जब छोड़ देंगी वो, हो सकता है हम लोग जैसा बाकी लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत सबसे तेज पॉलिटिशियन अगर नॉर्थ भारत में कोई है जिसने अपने दम पे एक कंस्टिट्यूएंसी बनाई,
तो अभी के स्थिति में जिसका इतिहास है वो मायावती है। तो उनमें वो कैपेबिलिटी है कि जब भी वो चाहे अपने को फिर से जीवित कर सकती है, लेकिन ये ईडी के डर से निकलने का। तो ये हो सकता है कि अगर इसका अनाउंसमेंट हो जाए मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो हो जाए कि वो करें, लेकिन इसकी संभावना कम है क्योंकि चुनाव चलता रहता है और ईडी अपना काम करता रहता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय में भी कांग्रेस के जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के यहाँ ये चल रहा था, छापे चल रहे थे, गहलोत के बेटे के यहाँ छापे चल रहे थे, इसीलिए अब उसका भी कोई अर्थ नहीं लगा। ईडी उनको अंतिम दम तक मतलब चुनाव के मतदान होने तक कब्जे में रखेगी, इसीलिए मुझको बहुत कम संभावना दिखती है अभी तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो आ सके। लेकिन अब है कि दलित वोट जाएगा किधर। दलित वोट का तो एक तो पक्का हो गया कि मायावती के साथ जो दूसरे वोट जुड़ते थे, जो कि अति पिछड़ों की बड़ी संख्या थी, अल्पसंख्यकों की संख्या थी, वो एक नेक्स्ट ऑप्शन था उनका, वो तो पूरी तरह चला गया है। वो उसके बाद जो दलितों में जो बाकी वोट है वो निश्चित तौर पर डिवाइड होगा, वो नहीं रख पाएंगी ये मायावती अपने साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे के आ जाने के बाद दलितों का एक बड़ा सेक्शन है, काफी यूपी में दलित, यूपी क्या हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के बाद अगर कोई सबसे पॉलिटिकली मतलब एनलाइटेंड है, जिसको कहें जागृत है राजनीतिक रूप से, वो है दलित। तो दलित का एक बड़ा परसेंटेज उनके साथ जा सकता है कांग्रेस के साथ। तो ये आपने सही कहा कि कांग्रेस उस वोट का लेने का हकदार। अभी कांग्रेस की पूंजी क्या है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की पूंजी ये है कि कांग्रेस एक तो अभी भी जो अपर कास्ट भी है उसको हेट नहीं करता है, मतलब उसमें संभावनाएं देखता है। दूसरा है कि दलित भी उनके साथ जा सकते हैं। अल्पसंख्यक ने तो पूरा अपना लॉट उनके साथ करने का लगभग मन बना लिया है, अभी तक के ट्रेंड से लगता है। तो ये उनके चांसेस हैं। अगर इस रियलिटी को अखिलेश समझ जाए जितनी जल्दी, वो उतना अच्छा रहेगा। एक तीसरी बात मैं समय आपका मिनट ले लूंगा, एक और चीज देख लीजिए, जो रीजनल पार्टीज हैं उनका प्रॉब्लम ये हो गया कि वन मैन पार्टीज है, ये ममता है, मायावती है, अखिलेश है। अब ये वन मैन पार्टी सिस्टम नहीं चलने वाला है, ये उनको केसीआर और बाकी लोगों से सीखना चाहिए, और जेडीएस से। वो दोनों वन मैन पार्टी चला चुके, दोनों डिक्लाइन में है, खत्म होने के कगार पे जाएंगे। तो और पहले का भी हिस्ट्री है, वन मैन पार्टी नहीं चलेगी। ये बात ये समझ नहीं रहे, कांग्रेस ने इसको समझ लिया, इसीलिए ने गांधी परिवार ने अपना अथॉरिटी डेलीगेट कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे एकदम डिसीजन मेकर है, ऐसा नहीं है कि वो राहुल गांधी से सब कुछ पूछ कर करते हैं, उनको पूरी अथॉरिटी है। रीजनल जितने छत्रप हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे बाकी जगह जहां भी कांग्रेस है, उनको काफी ऑटोनॉमी देकर रखी है उन्होंने। तो वो उन्होंने समझ लिया कि ये गांधी परिवार कांग्रेस को जिंदा नहीं कर सकता है, तो उन्होंने काफी, और आपने देखा होगा कि तेलंगाना हो, आंध्रा हो, ये सारे जितने ये है क्षेत्र हैं, वहां पर उन्होंने रीजनल जो फोर्स जो लीडरशिप थी उसको पूरी ऑटोनॉमी दी। तो ये अभी चेंज जो है मायावती तो करेंगी नहीं, उन्होंने तो बता दिया कि अपने भतीजे को उन्होंने भांजा या भतीजा जो है उनको उन्होंने बना दिया उसका अध्यक्ष, तो इसीलिए उनका तो कोई चांस नहीं है। अखिलेश के पास अभी भी ये समय है। ममता बनर्जी के यहाँ फाइट चल रही है, ओल्ड वर्सेस न्यू, ओल्ड वर्सेस न्यू नहीं है, अभिषेक बनर्जी वर्सेस अदर्स है। वो अगर उसको पहचान जाए ये लोग, तो ये पार्टी बचा पाएंगी, और ये काम ये 2024 के पहले करें तो बेहतर है। 2024 के बाद इनके पास किसी के पास समय नहीं है। ये लास्ट वर्ड में कह रहा हूं कि लोकतंत्र को बचने, अपनी पार्टी अपनी खाल बचाने के बदले ये समझे कि लोकतंत्र बच जाए, जैसा 77 में जेपी के नीचे किया था। सारे इगोइस्ट लोग थे, आपको मैं बता दे रहा हूं, मैं आपको मतलब जानकारी के आधार पर कह रहा हूं उस समय की, कि मोरारजी से लेकर के जितने लीडर्स थे वो सब काफी बड़े नेता भी थे, मतलब उनकी स्टैंडिंग थी सोसाइटी में, और बहुत ही इगोइस्ट थे। जगजीवन राम चौधरी चरण सिंह को नहीं देख सकते थे, चौधरी चरण सिंह मोरारजी को नहीं देख सकते थे, और भी नेता नाम लेते जाइए। सोशलिस्ट पार्टी में भी राजनारायण
और ये क्या कहते हैं मधुल मियां एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, जॉर्ज का कुछ और लाइन था, चंद्रशेखर को ये नहीं बर्दाश्त। लेकिन इसके बाद भी इकट्ठा आकर के उन्होंने जो चैलेंज दिया, क्योंकि वो लोग सब फार साइटेड, बहुत दूरदर्शी लोग थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि लोकतंत्र पर खतरा है, सब इकट्ठे होकर के उन्होंने इंदिरा गांधी को हराया। ये दूरदर्शिता हमको अभी नजर नहीं आ रही है ममता बनर्जी में, अखिलेश में या मायावती में। मैं लाग लपेट नहीं करना चाहता, बेबाकी से आपको कहना चाहता हूं, इन लोगों ने में वो दूरदर्शिता नजर नहीं आ रही है। ये दूरदर्शिता राहुल गांधी में, खड़गे में जरूर नजर आ रही है, उनके बाकी नेताओं में भी नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, आपने लगभग तमाम बातों को एक तरह से अनिल जी समअप कर दिया है। तमाम बातें, तमाम पॉइंट्स आपने यहाँ पर रख दिया और बेहद महत्वपूर्ण आपने पॉइंट्स यहाँ रखे, बेहद गंभीर बात आपने यहाँ पर बोली है। और विवेक जी, अगर हम ओवरऑल देखते हैं, जो अनिल जी ने भी यहाँ पर कहा है कि हम बार बार इस बात को कहते हैं कि ये जो 2024 का जो चुनाव है, ये असाधारण चुनाव है। इसको 2019, 14, 9, 4 या इससे पहले हुए चुनावों से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और अगर ये भी बात सबको समझ में आती है, इसीलिए शायद ये इंडिया गठबंधन बना भी, 28 दल साथ में आए भी, कि उनको पता है कि सब कुछ भुलाकर हमें एक साथ आना होगा। लेकिन क्या ये पार्टियां ये समझ पा रही हैं कि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है? क्योंकि वो तमाम कवायदें बीजेपी और आरएसएस की तरफ से तो शुरू कर दी गई हैं। मंदिर मंदिर घूम रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो कि एक संवैधानिक पद पे हैं, जो कि प्रधानमंत्री हैं देश के हर तबके, हर मजहब के मानने वाले के, लेकिन लग रहा है कि सिर्फ एक मजहब के मानने वालों के ही वो प्रधानमंत्री हैं, ये एक पार्टी के प्रचारक ही हैं वो तो। और उसको और पार्टियां इस पूरी मंदिर की सियासत को ग्लोरीफाई भी करती हुई नजर आ रही हैं, जिसने 1992 में जो कुछ हुआ उसने पूरी देश की राजनीति बदल दी। मुसलमानों को एक तरह से दोयम दर्जे का सिटीजन बनाने की पूरी कोशिश ना हुई, बल्कि एक तरह से उनके जहन में ये बात घर कर गई। क्या ये पार्टियां ये अभी समझ रही हैं, या अभी भी लगता है कि इनको समझ नहीं आई है, अभी वक्त की और फटकार पड़नी बाकी है? जी समझ तो रहे हैं, मतलब अगर हम समझ रहे हैं कि इनके अस्तित्व की लड़ाई है, तो क्या वो खुद नहीं समझेंगे? तो स्पष्ट है वो समझ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है सारी पार्टियों का एक जो डर है, मतलब बहुत सारे डर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनका जो डर है वो ये है कि हिंदू वोट जो है वो कहीं उनसे छिटक न जाए। वो इतना ओवरवेलमिंग बीजेपी का हिंदुत्व का पॉलिटिक्स है कि ये जो सारी पार्टियां हैं वो उनको डर है कि अगर वो बहुत ज्यादा राम मंदिर या इस तरह के इश्यूज के बारे में मुखर होकर बात करेंगे, उतना उनसे हिंदू वोट छिटक जाएगा। इसलिए वो अपने कदम जो है वो फूक फूक कर रख रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ अगर आपको सेकुलर नैरेटिव भी चलाना है, तो उसके लिए आपकी सारे डिफरेंसेस आप भूल जाए और इकट्ठा जब आ जाएंगे आप, तब आपकी जो ताकत बनेगी, उस ताकत के साथ आप एक सेकुलर एजेंडा को रोल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अपने स्वार्थों में लिप्त रहे और इस तरह की खींचातान आपके बीच में रहेगी, तो आप नैरेटिव को किसी भी ताकत से नहीं आगे बढ़ा सकते। क्योंकि आपका जो वोट शेयर है वो आज भी, इकट्ठा जो वोट शेयर है वो आज भी बीजेपी के वोट शेयर से बहुत ज्यादा है, और वो बहुत डिसाइसिवली ज्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3% का फर्क है। आप मान के चलिए कि बीजेपी का वोट शेयर 3% से बढ़ भी जाता है पिछली बार से, वो 40%, 41% पहुंच जाता है। उसके बावजूद आपका जो वोट शेयर है, कंबाइंड वोट शेयर, वो आज भी बीजेपी से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो आप उसको किस तरह से हार्नेस करेंगे, किस तरह से उसको एग्रीगेशन उसका करेंगे, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप अगर अलग अलग मुंह से बात करेंगे तो लोगों के बीच में आपका जो इमेज एक बनेगा, वो इमेज ये बनेगा, अरे ये क्या बीजेपी से लड़ेंगे। इस तरह का इमेज अगर आपका बनता है तो आप चाहे कितने भी इकट्ठा आ जाए, आपका वो जो 2 और 2 4 होना है वो नहीं होगा, वो 2 और 2 3 ही होगा। इसलिए आपको 2 और 2 4 कम से कम हो, 2 और 2 5 भले ही ना हो, 2 और 2 4 अगर आपके हो जाए तो भी आपका काम बन सकता है। इस तरह की आज न्यूमेरिकल स्थिति है, मैथमेटिकल स्थिति इस तरह की है। लेकिन आप अगर इस तरह के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, ठीक है, थोड़े हद तक वो चलता है क्योंकि वो नेचुरल भी है और लोग समझते भी है, लेकिन उसको एक हद के बाहर न जाने दिया जाए।
इसकी आपको पूरी तरह से केयर लेनी है, इसके तरफ ध्यान रखना है। और लोगों के बीच में आपका एक यूनाइटेड फेस, जैसा अनिल जी ने कहा कि इमरजेंसी के बाद ये सारे इकट्ठा आए थे, अपने अपने ईगोज बाजू में रखकर इकट्ठा आए थे, और वो जो चित्र उन्होंने बनाया उसके पक्ष में लोगों ने मतदान किया। लोग करेंगे, आपका अगर एका दिखेगा तो लोग मतदान करेंगे, आपके पक्ष में करेंगे। लेकिन अगर आप आखिरी वक्त तक झगड़ते रहेंगे तो वो वोट आपके तरफ एग्रीगेट नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सारी स्ट्रेटेजीज बननी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी एक नैरेटिव, एक कॉमन नैरेटिव रहे, और वो बीजेपी के राम मंदिर या हिंदुत्व के नैरेटिव को काउंटर करने वाला नैरेटिव रहे। उसके साथ सुर में सुर मिलाने वाला नैरेटिव, जैसा कमलनाथ ने बनाने की कोशिश की मध्य प्रदेश में, वो अगर आप बनाएंगे तो लोग कहेंगे कि भैया हिंदुत्व की ही बात करनी है तो फिर हम बीजेपी को क्यों ना वोट दे, आपको क्यों दे। तो आपका कोई स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव नैरेटिव के फ्रंट पर होना चाहिए। और मैं कई बार ये कई पैनल डिस्कशंस में कहता हूं कि आपको गांधी बनाम गोडसे ये नैरेटिव बनाना होगा। हिंदू मुस्लिम सेक्युलरिज्म वगैरह जाने दीजिए, आप ये इस नैरेटिव को आगे बढ़ाइए कि ये गांधी का देश है, गोडसे का नहीं। इस तरह से जब आप नैरेटिव रखेंगे तो कोई कारण ही नहीं कि हिंदू आपसे छिटक जाए, क्योंकि ये कहीं भी मुस्लिम परस्ती की इसमें बात नहीं आती। तो स्ट्रेटेजिकली, टेक्टिकली आपको और अपना आइडियोलॉजिकल एक स्ट्रेंथ वो भी बना रहेगा, क्योंकि आप किसी भी तरह से हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे। जब आप गांधी की बात करते हैं तो आप हिंदुत्व की बात तो कर ही रहे, क्योंकि गांधी तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहते ही थे। तो ये गांधी वाले हिंदू का देश है, ये गोडसे वाले हिंदू का देश नहीं। ऐसा एक आपको इस तरह का कुछ एक नैरेटिव आपको बनाना पड़ेगा जो हिंदू वोटों को आपसे दूर न करे, वो आपके पक्ष में हिंदू वोट भी जाए। और मुस्लिम और बाकी दलित आदिवासी वो तो जाएगा, ठीक है, वो उनकी अपनी मजबूरी है, इसलिए वो आपकी तरफ जाएंगे, आपसे बहुत प्यार करते हैं तो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने बहुत मुसलमानों को दिया है, इस तरह की भी कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है। वो तो उनके पास लेसर इविल वाला ही चॉइस है, तो इंडिया अलायंस को वोटिंग करेंगे। लेकिन हिंदू जो ओवरवेलमिंगली बीजेपी को वोट कर रहा है उसको आपको अपने तरफ लाना है। और उसमें भी ओबीसी वाले हिंदू को ज्यादातर आप, क्योंकि अपर कास्ट हिंदू तो वो बीजेपी की तरफ ही जाएगा, लेकिन ओबीसी वाला जो एक हिंदू उनके तरफ झुका है पिछले कुछ सालों में, वो आपके तरफ आए। इसके लिए आपको ये गांधी का देश है, गोडसे का नहीं, इस तरह का कुछ नैरेटिव बनाना पड़ेगा। और उस नैरेटिव को बहुत स्ट्रांग पिच पे आपको खेलना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। बुशरा जी। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल प्रकाश जी आपसे मेरा कि हम यहाँ पर क्योंकि उत्तर प्रदेश के खास तौर पर बात करें, उसकी सियासत की और वहां के डायनेमिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे मुसलमानों की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी परसेंटेज है वोट्स की जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की है। अभी हम ये देख रहे हैं कि हम अक्सर ये देखते हैं कि जब ये पूछा जाता है कांग्रेस के लीडर्स से भी कि भाई आपको, चाहे हम कर्नाटका की बात करें या फिर अब तेलंगाना की बात करें या और दूसरे राज्यों की जहां उनकी सरकार है, सरकार रही है, मुसलमान आपको बढ़ चढ़ कर वोट करते हैं, तो वो एकदम से डिफेंडिंग मोड में आ जाते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि हिमाचल में तो आप ये देखिए कि सिर्फ 2% मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी देखिए हमने वहां पर सरकार बनाई। तो जहां पर वोट मुसलमानों को मिल जाता है, आवाज मुझे नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। अच्छा जी, तो मैं सवाल अनिल जी, अभी आपको आ रही है प्रकाश जी मेरी आवाज? जी आ रही है, अपना सवाल दोहराइएगा प्लीज। जी। तो मेरा सवाल ये था कि क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो मुसलमानों की बात करना बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि अक्सर जब कांग्रेस की लीडरशिप से बात की जाती है कि आपको कर्नाटका से लेकर तेलंगाना अलग अलग जगहों पर मुसलमान आपको वोट करते हैं और आप इसलिए जीते भी हैं, तो वो हिमाचल का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि वहां तो 2% मुसलमान हैं और देखिए फिर भी हमने वहां पर सरकार बनाई है। तो मेरा सवाल ये है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत की हम बात कर रहे हैं, कि आखिर मुसलमानों के क्या मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक बनकर ही रह गए हैं? कोई भी पार्टी खुलकर कि हाँ उन्हें हमारा वोट मिलता है, हम उनके इश्यूज को उठाते हैं, ऐसा कोई भी पार्टी करती हुई नजर नहीं आती है। बीएसपी पहले दावा करती थी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेकिन अभी लग रहा है कि हर कोई
हिंदुत्व की, सॉफ्ट हिंदुत्व की, या फिर जो एक मेजर वोट बैंक है उसकी सियासत ही करते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ इतने रह गए हैं कि भाई आप हमें सुकून से जीने दीजिए, खाने पीने दीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, बाकी हम सब देख लेंगे। इस देश में अगर किसी भी धर्म के लोग, वे कितने भी प्रतिशत हो, वो महत्वपूर्ण है। चाहे उनका प्रतिशत 0.0001% ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में जब कांग्रेस भी बीजेपी की पिच पर आ गई और राम राम कहने लगी, हनुमान कहने लगी, तो उसका नुकसान बीजेपी को हुआ, उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। बीजेपी ने तो बहुत साफ तौर पे ये कह दिया कि हमें अल्पसंख्यकों के वोट नहीं चाहिए, हम तो 80% में से ही 51% वोट लेके आएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये कि कोई भी पार्टी इसमें आज संकोच क्यों कर रही है कि हमें मुसलमानों के वोट चाहिए। भाई चाहिए ना, हमें सबके वोट चाहिए, मुसलमानों के भी चाहिए, सिखों के चाहिए, पारसियों के चाहिए, जैन को चाहिए, सबके वोट चाहिए। लेकिन ये जो बीजेपी के पिच पर आकर दूसरी पार्टियां खेल रही है, ये बहुत अफसोसजनक बात है। और बीजेपी ने इसके साथ 2-3 नैरेटिव और गढ़े हैं। एक नैरेटिव उसने ये गढ़ा है कि हम मोदी है तो मुमकिन है, हम विकास चाहते हैं, तो हम हिंदुत्ववादी हैं, हम विकास चाहते हैं, और मैंने चुनावी मैनेजमेंट में हम गुरु हुए सब जानते ही हैं। तो ये सारी बातें, वैसे ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप किसी भी वर्ग को, चाहे महिला हो, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, किसी को वोट बैंक समझे, ये मानवीय गरिमा के खिलाफ है और मतदाता की गरिमा के भी खिलाफ है, लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है कि हम किसी एक वर्ग को वोट बैंक माने। हम सबके हित की बात करें। सरकार भले ही 51% वोटों से जीती बनती हो, लेकिन सरकार 100% लोगों की होती है। नरेंद्र मोदी ये नहीं कह सकते कि मैं राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नहीं हूं। तो सबको ये बात माननी चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए कि अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करना इस देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप होगा। किसी की भी उपेक्षा करना अभिशाप होगा। बुशरा जी बिल्कुल। और लगातार इंडिया गठबंधन भी हम ये देख रहे हैं कि मजबूत हो रहा है, और इसकी एक मिसाल में ये खबर एक तरह से पहले ही कहना चाहती है कि चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस तरह की सहमति बन गई है, क्या हम आगे आने वाले वक्त में पंजाब और दिल्ली के इलेक्शन में भी वो देखेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी हम बहस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर और जो खासतौर पर जो पार्टियां जिनमें आपस में मनमुटाव लग रहा था, वो भी अब एक पेज पर आ रही हैं, और ये एक अच्छे संकेत है। अब देखना होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या बदलता है, अखिलेश के इस बयान से क्या मायावती के तेवर कुछ नर्म पड़ते हैं, क्या वो साथ में आती हैं, ये तमाम चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। ज्यादा ज्यादा हमारे कार्यक्रम को आप शेयर करिए, और जब तमाम जो वीडियोज हैं डीवी लाइव पर, उनको भी आप देखिए। शाम को 7 बजे आपके साथ रोज की तरह जुड़ेंगे राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर। नमस्कार।